चैप्टर 56। आखिर तुम हो कौन? कस्तूरा और जफर को खुद नहीं पता चला कि वो अपने कमरे में कैसे वापस पहुंचे। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ब्लैक गैंग की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, पूरी तरह चकनाचूर। जफर ने खाली निगाहों से बैठे कस्तूरा की तरफ देखा, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। भाई, इस बार सच में वो लोग लोहे की दीवार से टकरा गए थे। उस चोर भगवान ने ना तो उनकी पहचान निया के सामने खोली, ना ही उन्हें बेनकाब किया। बस उनका सारा सामान चुरा लिया और कुछ भी नहीं किया, जैसे कोई उनके साथ खेल रहा हो। वे खुद को शेर समझते थे, लेकिन इस वक्त वो उसी रहस्यमयी चोर भगवान के खिलौने बन चुके थे। यह एहसास भीतर तक जलाने वाला था। कस्तूरा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब गुस्से की आग साफ जल रही थी। आज रात ही काम करेंगे और खजाना मिलते ही तुरंत अखंड सूर्य भूमि छोड़ देंगे। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन फैसला पत्थर जैसा सख्त। वो ब्लैक गैंग की इज्जत के साथ मजाक नहीं कर सकता था। अगर सामने वाला उनसे खेलना चाहता था, तो अब वो पहले वार करेंगे। इस वक्त कस्तूरा ने उस इंसान को अपने दल में शामिल करने का ख्याल पूरी तरह छोड़ दिया था, जो चोर भगवान उनकी ताकत से भी कहीं ऊपर था। वो उनके बस का नहीं था। ब्लैक गैंग की इज्जत बचाने के लिए कस्तूरा अब सबसे खराब स्थिति के लिए भी तैयार था। बस खजाना उठाओ और बिना पीछे देखे निकल जाओ। उसे उस रहस्यमयी इंसान को कोई मौका नहीं देना था। जफर थोड़ा चौंक गया। आज रात? अभी तो उन्हें आए सिर्फ दूसरा दिन ही हुआ था। कस्तूरा ने गहरी सांस ली। साफ है, वो अपनी पहचान छुपाना चाहता है। उसे अपने साथ मिलाना नामुमकिन है, और मैं ब्लैक गैंग की इज्जत के साथ खेल नहीं सकता। नोटिस पहले ही भेजा जा चुका था। अगर अब भी वो खजाना नहीं ले पाए, तो ये ब्लैक गैंग के नाम पर बहुत बड़ा दाग होता। इसलिए कस्तूरा ने अपनी रोमांच वाली सोच को किनारे रख दिया। अब बस एक ही लक्ष्य था, इज्जत बचानी है। जफर कुछ पल चुप रहा। पहले दिन उसने सिर्फ एक बार पराग को देखा था। उसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। अगर आज रात ही चले गए, तो शायद फिर कभी मुलाकात भी ना हो। लेकिन कस्तूरा के चेहरे की सख्ती देखकर वो समझ गया, अब फैसला बदलने वाला नहीं। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, आज रात ही करेंगे। दोनों ने फैसला कर लिया और फिर कुछ नहीं किया। बस रात होने का इंतजार करते रहे। जैसे ही रात घिरी, कस्तूरा और जफर पूरी तैयारी के साथ बिना आवाज किए स्टोर रूम में घुस गए। कमरे के अंदर वो पांचों खजाने मेज पर ऐसे रखे थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। दोनों की आंखों में चमक आ गई। वे तुरंत मेज की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, फटाक, एक काली परछाई अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कस्तूरा की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। उसने सामने खड़े काले नकाब वाले को देखा और तुरंत समझ गया। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा था। तो पहले भी तुम ही थे जिसने हमारे साथ खेल किया। उसे जरा भी आहट महसूस नहीं हुई थी। इतनी खामोशी से पास आना, ये काम सिर्फ वही कर सकता था। काले कपड़ों वाला शख्स चुपचाप खड़ा रहा। उसने हाथ बांध लिए और ठंडी नजरों से दोनों को देखने लगा। तीनों के बीच बिना शब्दों के ही सब समझ आ गया था। जफर ने दांत भींचते हुए पूछा, आखिर तुम हो कौन? उसकी नजरें सामने वाले के शरीर पर गईं। वो उनसे काफी पतला था। काले कपड़ों वाला शख्स हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं।
और फिर उसने धीरे मगर साफ आवाज में कहा, मैं कौन हूं? ये मायने नहीं रखता। वो थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी मौजूदगी ही दबाव बना रही थी। असली बात यह है। उसने मेज पर रखे 5 खजानों की तरफ इशारा किया। क्या तुम ये 5 खजाने मुझसे छीन भी सकते हो या नहीं? उसकी आवाज में जो ठंडा आत्मविश्वास था, उसने माहौल को और भी भारी कर दिया। और उसी पल कस्तूरा और जफर को एहसास हुआ, आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक भिड़ंत बनने वाली है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मुकाबला है, या उस रहस्यमयी चोर भगवान के पीछे कोई और गहरा खेल छुपा है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 57। चलो एक सौदा करते हैं। वो नरम और सुरीली लड़की की आवाज, लेकिन उसमें एक अजीब सी ऊंचाई और दबदबा था। कस्तूरा धीरे धीरे उस आवाज को पहचानने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आ गई हो। उसने सामने खड़े उस छोटे कद के लेकिन बेहद खतरनाक लग रहे शख्स को घूरा, और उसके दिमाग में एक चौंकाने वाला ख्याल बिजली की तरह कौंध गया। प्रमुख, कस्तूरा ने हल्के शक के साथ पूछा। उसकी ये बात सुनते ही जफर की आंखें पूरी तरह फैल गईं। प्रमुख? निया? उसकी आवाज में साफ झटका था, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो मुमकिन ही नहीं। जफर तो ये मानने को तैयार था कि सामने वाला कोई सीधा सादा नौजवान हो सकता है, लेकिन निया? ये तो नामुमकिन था। एक सेकंड क्लास तांत्रिक, एक सेकंड क्लास तीर धनुष वाला तीरंदाज, एक महामहिम हर्बलिस्ट, वीरान भूमि की मालिक, और वो लड़की जिससे चारों देश का पते हैं। वही उनकी सोच में घूमता हुआ चोरों का देव। ये दुनिया सच में पागल हो गई थी। काले लबादे वाला शख्स कस्तूरा की बात सुनकर जरा भी हैरान नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने अपना मास्क हटाया, और जैसे ही चेहरा सामने आया, वो चेहरा इतना खूबसूरत कि जैसे दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाएं, और होठों पर वो हल्की याद रह जाने वाली मुस्कान। कस्तूरा पहले से तैयार था, लेकिन फिर भी उसके दिल का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। सच में तुम ही हो? जफर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। निया की उम्र क्या थी? शायद उससे 2 साल छोटी, लेकिन उसकी उपलब्धियां, उनमें से कोई एक भी हासिल कर ले तो इंसान पूरी जिंदगी में महान कहलाए। और निया ने तो जैसे सब कुछ अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। जफर अब समझ गया, लोग उसे राक्षस क्यों कहते हैं। हाँ, राक्षस ही थी वो। सिर्फ एक राक्षस ही 15 साल की उम्र में इतनी खतरनाक ताकत हासिल कर सकता है। उसके मन में तो ये तक ख्याल आया, क्या निया ने खाना पीना छोड़कर बस खुद को मजबूत बनाने में ही जिंदगी लगा दी थी? इतना हैरान मत हो, निया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाथ पीछे बांधकर आराम से खड़ी हो गई। दूर से आए मेहमान हो, थोड़ा मजाक कर लिया बस। उसके चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं थी, जैसे किसी को कपड़े उतार देना उसके लिए मजाक भर हो। कस्तूरा और जफर के चेहरे अजीब हो गए। उन्होंने शुरू से ही निया को शक की लिस्ट से बाहर कर दिया था, और अब वही सबसे बड़ा सच बनकर सामने खड़ी थी। अब जब मिल ही गए हैं, निया ने हल्के से सिर तिरछा किया, आंखों में चमक थी। तो क्यों ना तुम दोनों अपनी असली पहचान बता दो? उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई पुराने दोस्तों से बात कर रहा हो। कस्तूरा ने गहरी सांस ली, फिर सीधा खड़ा हो गया। मैं कस्तूरा, ब्लैक गैंग का प्रमुख हूँ। और ये जफर, ब्लैक गैंग का तीसरा प्रमुख। उसने अब कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। अच्छा, निया ने हल्का सा सिर हिलाया। तो तुम लोग इन 5 खजानों के लिए आए हो? हाँ,
कस्तूरा ने बिना घुमाए सीधा जवाब दिया। हालात अजीब थे। वो खुद उस इंसान से बात कर रहा था जिसके खजाने चुराने आया था। ब्लैक गैंग जैसे घमंडी लोग भी कभी ऐसी हालत में नहीं आए थे। लेकिन सामने निया थी और उसे कोई भी मौके पर पकड़ सकता था। ये बात दुनिया में शायद सिर्फ वही कर सकती थी। निया हल्के से हंसी। ये 5 खजाने मेरे लिए कोई खास चीज नहीं है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें तेज हो गईं। लेकिन मेरा एक नियम है। मेरी चीज कोई नहीं ले सकता। वो थोड़ी रुकी, फिर मुस्कुराई। जब तक वो मेरा अपना ना बन जाए। कस्तूरा और जफर दोनों के दिल एक साथ जोर से धड़के। ये साफ था। निया उन्हें अपने साथ जोड़ने का इशारा दे रही थी। तुम्हें ये 5 खजाने चाहिए, निया ने धीरे से कहा। तो चलो एक सौदा करते हैं। उसकी मुस्कान अब और गहरी हो गई थी। और उस मुस्कान के पीछे क्या छुपा था, ये समझना ही सबसे खतरनाक बात थी। आखिर निया कौन सा सौदा रखने वाली थी? और क्या कस्तूरा और जफर उसे मानने के अलावा कोई और रास्ता ढूंढ पाएंगे? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 58। एक चोरों का देव सिर्फ चीजें नहीं चुराता। अगर तुम आज रात इस स्टोररूम से इन 5 खजानों में से एक भी बाहर ले जा सके तो मैं ये 5 खजाने अपने हाथों से तुम्हें सौंप दूंगी और वादा करती हूं कि आगे इस बात का कभी जिक्र भी नहीं करूंगी। निया की आवाज अचानक ठंडी और गंभीर हो गई। लेकिन उसने हल्का सा रुककर उनकी आंखों में सीधा देखा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो कल से ब्लैक गैंग मेरे लिए काम करेगा। उसके शब्द जैसे सीधे दिल में उतर गए। निया को अपने सामने खड़े ये दोनों लोग पसंद थे। हालांकि उनकी स्किल्स उससे कम थीं, लेकिन इस दुनिया के हिसाब से वो काफी थे। चोर सिर्फ चोरी करने में ही माहिर नहीं होते। उनकी असली ताकत होती है बिना कोई निशान छोड़े आना जाना। और अगर सही तरीके से ट्रेनिंग मिले तो वही लोग सबसे खतरनाक कातिल और जानकारी इकट्ठा करने वाले बन सकते हैं। पिछली जिंदगी में निया खुद भी ऐसे ही इस्तेमाल हुई थी। उस दुनिया के प्रमुख लोग कहा करते थे, एक चोरों का देव सिर्फ चीजें नहीं चुराता, वो इंसानों की जान, उनकी जानकारी और यहां तक कि उनके दिल और आत्मा भी चुरा सकता है। इस दुनिया में अगर कुछ मौजूद है तो ऐसा कुछ भी नहीं जिसे एक असली चोर चुरा ना सके। खजाने, जान, राज, यहां तक कि इंसान की आत्मा, यही होता है एक असली चोरों का देव। और ब्लैक गैंग अभी सिर्फ चोरी करना ही जानते थे, वो भी सबसे बेसिक लेवल पर। लेकिन निया चाहती थी उन्हें अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें असली चोर बनाना। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मानना है या ठुकराना, ये तुम पर है। अगर मना करते हो तो अभी यहीं से जा सकते हो। मैं मान लूंगी कि आज रात कुछ हुआ ही नहीं और तुम दोनों अखंड सूर्य भूमि के मेहमान ही रहोगे। उसने सारे विकल्प साफ साफ उनके सामने रख दिए। अब ब्लैक गैंग का भविष्य उनके अपने हाथ में था। कस्तूरा ने अविश्वास से निया की तरफ देखा। तुम ब्लैक गैंग को चाहती हो? उसकी आवाज में साफ हैरानी थी। मंथन ग्रह पर ब्लैक गैंग का नाम जरूर था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि वो नाम निया जैसी शख्सियत को प्रभावित कर सकता है। मंथन ग्रह में वीरान भूमि अब इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसका मुकाबला देवभूमि और सितारा महल जैसी ताकतों से होने लगा था, जहां वो दोनों टॉप ताकतें थीं। वहीं ब्लैक गैंग बस एक सेकंड क्लास ताकत थी। चोरी में नाम जरूर था, लेकिन उनकी असली ताकत उतनी डराने वाली नहीं थी। कस्तूरा समझ नहीं पा रहा था क्यों। निया बस हल्का सा मुस्कुराई
कारण जानने की जरूरत नहीं है। मानते हो या नहीं? कस्तूरा ने दांत खींच लिए। ब्लैक गैंग ने पहले ही नोटिस भेज दिया था और उन्होंने कभी फेल होना नहीं देखा था। अगर इस बार वो 5 खजाने नहीं ले पाए तो न सिर्फ उनका वादा टूटेगा बल्कि उनकी सालों की बनाई हुई इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। एक बार अगर वो हार गए तो ब्लैक गैंग नाम की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली और नजरें उठाईं। मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। उसकी आवाज भारी थी लेकिन फैसला साफ था। वो अपने हाथों से ब्लैक गैंग की इज्जत खत्म नहीं होने दे सकता था। भाई, जफर ने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसे भरोसा नहीं था। निया ने पहले ही उन्हें पूरी तरह हरा दिया था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, कस्तूरा ने धीमे से कहा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। काश उसने वो नोटिस कभी भेजा ही ना होता। काश वो कभी अखंड सूर्य भूमि आया ही ना होता। ठीक है, निया हल्का सा मुस्कुराई। तुम दोनों का सम्मान करते हुए मैं वादा करती हूं कि तुम्हें रोकने के लिए कोई ताकत इस्तेमाल नहीं करूंगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास चमक रहा था, क्योंकि वो जानती थी किसी चोर को हराने का सबसे सही तरीका उसे उसकी ही कला में पूरी तरह तोड़ देना होता है। और अब असली खेल शुरू होने वाला था, जहां एक तरफ था ब्लैक गैंग का सम्मान और दूसरी तरफ निया की वो चाल जिसे समझ पाना ही शायद नामुमकिन था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 59। जब हम चोर हैं तो चोरों वाली स्किल्स से ही खेलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम तांत्रिक या तीर धनुष वाले तीरंदाज की स्किल्स इस्तेमाल नहीं करोगी। कस्तूरा की आंखें हल्की सी फैल गईं। निया का ये वादा सुनकर वो सच में चौंक गया था। उसके मन में जो डर बैठा था उसका बड़ा कारण निया की ताकत ही थी। भले ही वो सेकंड क्लास एक्सपर्ट था, लेकिन निया, जो 2 क्लास प्रमोशन पार कर चुकी थी, उसके सामने जीतने का उसे जरा भी भरोसा नहीं था। लेकिन निया ने खुद ही वो सबसे बड़ा फायदा छोड़ दिया था। निया ने हल्का सा कंधा उचकाया, होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। जब हम चोर हैं तो चोरों वाली स्किल्स से ही खेलेंगे। तुम निश्चिंत रहो। उसके शब्दों में एक अलग ही ठंडा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से पता हो कि जीत किसकी होगी। कस्तूरा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे की टेंशन थोड़ी कम हुई। अब वो अपने दिमाग में तेजी से हिसाब लगाने लगा, निया और उनके बीच का फर्क। पिछली भिड़ंत को याद करते ही उसके दिमाग में साफ तस्वीर उभर आई। स्पीड, सटीकता, हर चीज में निया उनसे कहीं आगे थी। एक के बाद एक मूव, बिना गलती, बिना हिचकिचाहट, सीधे टक्कर में। मैं नहीं जीत सकता, उसने मन ही मन स्वीकार किया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ जफर था। और निया ने खुद कहा था, बस एक खजाना बाहर ले जाओ। यही उनकी उम्मीद थी। कस्तूरा की आंखों में हल्की सी चमक आई। अगर एक बाहर निकल गया तो खेल हमारा। उधर निया शांत खड़ी थी। उसकी नजरें दोनों पर टिकी थीं, जैसे वो उनके हर विचार को पढ़ रही हो। कस्तूरा ने हल्का सा सिर झुकाया, फिर फुसफुसाया, जफर, अलग अलग हो जाते हैं। मौका मिलते ही स्टोर रूम से बाहर निकलना है। ठीक है, जफर ने तुरंत जवाब दिया। और अगले ही पल शू, दोनों की परछाइयां हवा में घुल गईं। काले साए बनकर वो बिजली की रफ्तार से निया के पीछे पहुंच गए। निया की आंखों में हल्की चमक आई। स्पीड बुरी नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। चारों हाथ एक साथ टेबल की तरफ बढ़े। पलक झपकते ही 5 खजाने गायब। दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे। यही था प्लान। निया को मजबूर करो कि वो किसी एक को रोके।
दूसरा आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगले ही पल निया की छोटी सी आकृति हवा में झिलमिलाई, इतनी तेज कि जैसे वो दिखी ही नहीं। जफर पहले से ही अलमारियों के बीच घुस चुका था। उसका दुबला शरीर तंग रास्तों में आसानी से निकल रहा था, दोनों हाथों में एक एक खजाना। दिल की धड़कन तेज, कदम और तेज, बस थोड़ा और। लेकिन अचानक उसके सामने निया खड़ी थी। वही शांत मुस्कान, वही ठंडी नजरें। जफर की आंखें फैल गईं। तुम? लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले निया के हाथ हवा में हल्के से हिले और दोनों खजाने गायब। जफर के हाथ खाली। उसे पता भी नहीं चला कब, कैसे। निया ने बिना रुके खजाने वापस टेबल पर फेंके और अगले ही पल गायब। अब उसका निशाना था कस्तूरा। उधर कस्तूरा बस एक कदम दूर था, स्टोर रूम का दरवाजा सामने। बस निकल गया। उसने आखिरी कदम बढ़ाया, लेकिन उसी पल एक हल्की सी हवा उसके पास से गुजरी, और जब वो बाहर पहुंचा उसके हाथ खाली थे। सीने में छुपाया हुआ आसमानी रुई भी गायब। कस्तूरा के कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। निया वहीं खड़ी थी, तीनों खजाने हवा में उछालती हुई, जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेल रहा हो। उसकी मुस्कान सीधी दिल में चुभ रही थी। कस्तूरा, उसने आराम से कहा, तुम हार गए। खजाने वापस टेबल पर गिर गए। ठक ठक ठक, आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। कस्तूरा के चेहरे पर सदमा साफ दिख रहा था। इस बार उसने खुद महसूस किया था निया की स्पीड, उसकी चाल, उसकी पकड़, ये सब उसकी समझ से बाहर था। उसे ये तक पता नहीं चला वो कब पास आई और कब सब कुछ छीन कर चली गई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे के बीच कस्तूरा के दिल में एक कड़वी सच्चाई उतर चुकी थी। आज उन्होंने सिर्फ हार नहीं मानी थी, बल्कि किसी असली चोर के सामने घुटने टेक दिए थे। लेकिन असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि निया के अगले कदम में छुपा था कुछ ऐसा जो ब्लैक गैंग की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 60। मेरे भाई ने मुझे यहाँ बंधक छोड़ दिया है। कस्तूरा और जफर दोनों हार चुके थे, और ये कोई साधारण हार नहीं थी, ये पूरी तरह से कुचल देने वाली हार थी। कस्तूरा अभी भी उस पल को याद कर रहा था। जैसे ही उसने आखिरी कदम बाहर रखा, उसी सेकंड निया ने उसके हाथों में पकड़े खजाने गायब कर दिए, और तो और उसके कपड़ों में छिपाया हुआ रुई भी बिना उसे एहसास हुए ले गई। ये बात नहीं थी कि कस्तूरा ये काम नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी रफ्तार निया के सामने कुछ भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, उससे भिड़ने से पहले ही निया जफर को भी संभाल चुकी थी। कस्तूरा ने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। तुम जीत गई। ये पहली बार था जब उसने ब्लैक गैंग में आने के बाद हार का स्वाद चखा था, लेकिन उसने बिना कोई बहाना बनाए इस हार को दिल से स्वीकार कर लिया। उसने गहरी सांस ली, फिर गंभीर आवाज में बोला, अब से ब्लैक गैंग तुम्हारे आदेश मानेगा, लेकिन पहले मैं एक बात साफ कर दूं। उसकी आंखों में हल्की सख्ती आ गई। ब्लैक गैंग के लोग यहाँ अपनी मर्जी से हैं। अगर तुम उन्हें यकीन नहीं दिला पाई तो वो खुद ही चले जाएंगे। तुम उन्हें रोक नहीं सकती। उसकी आवाज में चेतावनी भी थी, और सच्चाई भी। ब्लैक गैंग किसी के बंधन में नहीं रहता, हम हमेशा आजाद रहते हैं। उसने निया की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अगर तुम में उन्हें अपने लिए काम करवाने की काबिलियत है तो वो तुम्हारी ताकत होगी, नहीं तो तुम्हारे पास सिर्फ नाम रह जाएगा।
निया ने बिना जरा भी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मुझे अपनी हद पता है, उसने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा। तुम्हारा पहला काम, अखंड सूर्य भूमि में जितने भी ब्लैक गैंग के लोग हैं, सबको इकट्ठा करो। मैं उनसे खुद बात करना चाहती हूँ। एक पल रुककर उसने साफ शब्दों में जोड़ा, अगर कोई जाना चाहता है तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। कस्तूरा की आंखें सिकुड़ गईं। तुम वादा करती हो कि तुम उन्हें मजबूर नहीं करोगी? उसका ये सवाल हल्का नहीं था। अखंड सूर्य भूमि की ताकत वो अच्छी तरह जानता था। अगर निया ने कुछ गलत सोच लिया तो कोई भी बचकर नहीं निकल सकता था। निया ने बिना देर किए अपना दाहिना मुट्ठी सीने पर रखी। उसकी आंखें ठंडी लेकिन दृढ़ थीं। मैं वीरान भूमि के प्रमुख के नाम की कसम खाती हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सा वजन था। अगर मैंने उनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो मुझे कभी अच्छी मौत न मिले। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कस्तूरा ने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर धीमे लेकिन ठोस लहजे में बोला, उम्मीद है तुम आज की अपनी बात याद रखोगी। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, खतरे की। अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं मरते दम तक भी तुम्हें इसकी कीमत खून से चुकवाऊंगा। निया बस हल्का सा मुस्कुरा दी, जैसे उसे इस धमकी से कोई फर्क ही न पड़ा हो। मैं आज रात ही उन्हें लेकर आऊंगा। ठीक है, निया ने सहजता से जवाब दिया। कस्तूरा थोड़ा रुका, उसकी भौहें सिकुड़ी। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं चला जाऊं और वापस ही न आऊं? निया ने कंधे उचकाए, जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो बस यही समझूंगी कि मैं लोगों को पहचानने में कमजोर हूं। उसकी ये बेपरवाही और भरोसा दोनों ही अजीब थे। कस्तूरा कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, जफर। हाँ। जफर तुरंत चौकन्ना हो गया। तुम यहीं अखंड सूर्य भूमि में रुको। क्या? जफर की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन कस्तूरा बिना कुछ और कहे मुड़ गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादा साफ था। वो अपना वादा निभाएगा और उम्मीद करेगा कि निया भी उसे निराश न करे। जफर वही खड़ा रह गया, चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। उसने धीरे धीरे निया की तरफ देखा। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही शांत थी। भले ही वो उससे लड़ चुका था, फिर भी जफर के लिए ये मानना आसान नहीं था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की इतनी खतरनाक, चोरों की देवी है। उसने हल्का सा गला निगला। वो, मेरे भाई ने मुझे यहाँ बंधक छोड़ दिया है। उसकी आवाज में झिझक थी। डर नहीं, क्योंकि ताकतवर लोगों से वो नहीं डरता था, लेकिन उससे बेहतर चोरों का वो सम्मान जरूर करता था। निया ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं अपने लोगों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करती। जफर ने पलकें झपकाईं। उसकी आंखें इधर उधर घूमी। फिर वो थोड़ा झुककर धीमे से बोला, एक बात पूछूं? वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर लगभग फुसफुसाते हुए, क्या मैं पराग का आदमी बन सकता हूँ? निया की मुस्कान उस पल थोड़ी गहरी हो गई और कमरे में जैसे कोई अनदेखा खेल शुरू होने वाला था, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। और अगली चाल में कौन किसे मात देगा, ये अभी किसी को नहीं पता था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 61। रुकना है या जाना है, ये तुम सब खुद तय कर सकते हो। 7 दिन बाद काले लबादों में लिपटे सैकड़ों लोग अखंड सूर्य भूमि में दाखिल हुए, जिससे पूरे शहर में हलचल मच गई। जो लोग यहाँ घूमने फिरने आए थे, वो सब आपस में कयास लगाने लगे कि आखिर कौन सा दल निया के सहारे आना चाहता है। आखिर 2 युद्धों के बाद जब से अखंड सूर्य भूमि का नाम चमका था, तब से छोटे बड़े सैकड़ों दल यहाँ शरण लेने आ चुके थे। वो लोगों का समूह बिना रुके सीधे शहर प्रमुख के महल की तरफ बढ़ गया। अच्छी बात ये थी कि निया ने महल काफी बड़ा बनवाया था, वरना इतना बड़ा झुंड उसमें समा भी पाता या नहीं, कहना मुश्किल था। गोलन खत्री कस्तूरा के पीछे खड़ा था और दोनों हॉल में निया के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन पहले कस्तूरा एक उड़ने वाले जादुई जानवर पर सवार होकर ब्लैक गैंग के मुख्यालय गया था और सबको निया के बारे में बताया था, लेकिन अब तक भी सबके दिमाग में चीजें साफ नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जिन 7 लोगों को निया ने लूटा था, वो भी अब तक यकीन नहीं कर पा रहे थे कि असली गुनहगार वही थी।
क्या हम सच में निया के सामने झुकने वाले हैं? ब्लैक गैंग के एक सदस्य ने विशाल हॉल को देखते हुए उलझे हुए चेहरे के साथ कहा। ब्लैक गैंग उनका घर था, लेकिन अब हार के बाद ये सच्चाई कि उन्हें निया के सामने झुकना होगा, किसी से भी आसानी से हजम नहीं हो रही थी। फिर भी वो आए थे। उनका आना ये नहीं दिखाता था कि वो मान चुके हैं, बल्कि वो सिर्फ कस्तूरा को मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे। ब्लैक गैंग को सबसे ज्यादा कोई चाहता था तो वो कस्तूरा ही था। उसकी हार के लिए कोई उसे दोष नहीं दे रहा था, बस सबके दिल में दर्द था और उससे अलग होने का दुख। रुकना है या जाना है, ये तुम सब खुद तय कर सकते हो। प्रमुख ने वादा किया है कि जो भी जाना चाहेगा उसे कोई नहीं रोकेगा। कस्तूरा ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी साफ दिख रही थी। वो अपना वादा तोड़ नहीं सकता था, लेकिन अपने दोस्तों को दबाव में भी नहीं देखना चाहता था। ब्लैक गैंग हमेशा आजादी की पहचान रहा था। और आप क्या करेंगे, प्रमुख? गोलन खत्री ने कस्तूरा की तरफ देखा। कस्तूरा ने हल्की सी मुस्कान जबरदस्ती अपने चेहरे पर लाई और बोला, जब तक कोई एक भी रहेगा मैं भी रहूंगा। मैं खुद निया के काम देखने वाला हूं। अगर उसने कभी वादा तोड़ा तो मैं उसे मार दूंगा। उसकी बात सुनकर सबका दिल भारी हो गया। कोई भी अपने घर, अपने दल को छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ खड़े आर्यन ने अपनी भौहें हल्की सी उठाई। सामने खड़े इन चोरों का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे किसी फैसले का इंतजार हो, जैसे सजा सुनाई जाने वाली हो। उनके चेहरों पर उदासी और नकारात्मक भावनाएं साफ झलक रही थी। जब से अखंड सूर्य भूमि बनी थी, आर्यन ने कई दलों को यहाँ शरण लेते देखा था, लेकिन ब्लैक गैंग पहला ऐसा दल था जो यहाँ आकर भी ऐसे लग रहा था जैसे मौत के दरवाजे पर खड़ा हो। ये साफ था कि उन्हें निया पर भरोसा नहीं था, बल्कि वो अंदर ही अंदर उसका विरोध कर रहे थे। पास खड़े तन्मय निझूमी ने उन सबको देखकर धीमी आवाज में कहा, यार, ये लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? निया के साथ काम करना तो खुशी की बात है, ये ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे फांसी पर चढ़ने जा रहे हों? आर्यन हल्का सा हंसा और बोला, इस बार निया ने तरीका थोड़ा सख्त अपनाया है, तो स्वाभाविक है कि इनके अंदर विरोध होगा। पास खड़े यादनेश ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, इन सबको अपने अधीन करना अच्छा है या बुरा, ये कहना अभी मुश्किल है। अब तक निया के जितने भी लोग थे वो दिल से उसके साथ थे, लेकिन ब्लैक गैंग अलग था। वो खुद से नहीं झुके थे, उन्हें चालाकी से हराया गया था। आर्यन ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, जब उस लड़की में ये हिम्मत है तो उसे संभालने की ताकत भी होगी। बस देखते जाओ। हॉल में सन्नाटा गहराता जा रहा था और हर किसी के दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या निया सच में इन सबको अपने काबू में कर पाएगी, या आज यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे अखंड सूर्य भूमि की किस्मत बदल देगा? और पार्ट्स आएंगे आगे। इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 62। अरे भैया, आप लोग आ गए। ब्लैक गैंग के सभी लोग हॉल में काफी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन निया कहीं दिखाई ही नहीं दी। धीरे धीरे सबके चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आने लगी। भौहें सिकुड़ गई थीं और अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वैसे भी उनके दिल पहले से ही निया के खिलाफ भरे हुए थे, और ऊपर से ये नया प्रमुख जो इतना नखरा दिखा रहा था उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी हॉल के दरवाजे से दो परछाइयां अंदर आईं। ब्लैक गैंग के सभी सदस्य एकदम चौकन्ने हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रहे हों निया का सामना सबसे खराब रवैये के साथ करने के लिए। लेकिन जो उनके सामने आया वो एक खूबसूरत लड़की नहीं था, बल्कि एक ठंडे चेहरे वाला हैंडसम नौजवान था। पराग, रुको मेरे लिए। जफर उसके पीछे पीछे भागता हुआ आया, चेहरे पर थोड़ा परेशान सा एक्सप्रेशन लिए। अब पराग की हाइट आर्यन और बाकी लोगों के बराबर हो चुकी थी, वहीं जफर उससे आधा सिर छोटा था।
उसके छोटे छोटे कदम पराग की लंबी चाल का साथ देने के लिए जैसे पूरी ताकत लगा रहे थे। दफा हो जाओ, पराग ने बिना किसी भाव के ठंडे लहजे में कहा। लेकिन जफर कहाँ मानने वाला था। वो तो जैसे उससे चिपक ही गया। अरे मत बोलो ऐसा। प्रमुख ने कहा है कि अब से मैं तुम्हारे अंडर रहूंगा। तुम उनकी बात टाल नहीं सकते। जफर ने सीना तानकर पूरे हक से निया का नाम लिया। ये सुनते ही पराग की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। कुछ पल उसने सोचा और फिर इस बार उसने जफर को दूर नहीं किया। जफर के होंठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। पिछले कुछ दिनों में उसने पराग की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी। ये लड़का बाहर से जितना ठंडा दिखता था, निया के सामने उतना ही नरम पड़ जाता था, जैसे पत्थर पर पानी बह रहा हो। निया की कोई भी बात वो कभी मना नहीं करता था। जफर ने 3 दिन तक निया को पका कर रखा, कभी मनाना, कभी पीछे पड़ जाना। आखिरकार निया ने हार मान ली और इस सरदर्द को अपने भाई के हवाले कर दिया। अब जफर पूरी शान से पराग के साथ था और जैसे ही पराग उसे भगाने की कोशिश करता, वो तुरंत निया का नाम ले आता, जैसे कोई मौत से बचाने वाला ताबीज हो। तीसरे प्रमुख ब्लैक गैंग के लोग ये नजारा देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। उनका तीसरा प्रमुख एक ठंडे चेहरे वाले लड़के के पीछे ऐसे घूम रहा था, मुस्कुराते हुए, चिपकते हुए, इतना पास, बहुत ही ज्यादा पास। कुछ पल पहले जो भारी माहौल था, वो जफर की इस हरकत से पूरी तरह टूट गया। कस्तूरा ने अपना माथा पकड़ लिया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जफर उसका साथी है। ब्लैक गैंग में जफर हमेशा एक मुस्कुराता हुआ शिकारी माना जाता था। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन हाथों में बेरहमी। वो उम्र में छोटा था, लेकिन जब एक्शन में आता तो किसी को नहीं छोड़ता। चोरी की कला में वो सिर्फ कस्तूरा से पीछे था और जहर इस्तेमाल करने में तो शायद सबसे आगे। अगर किसी के हाथ सबसे ज्यादा लाशें लगी थी तो वो जफर ही था। ब्लैक गैंग में कस्तूरा और गोलन खत्री के अलावा शायद ही कोई ऐसा हो जिसने जफर के हाथों चोट ना खाई हो। लेकिन आज वही जफर पराग के सामने ऐसे चिपका हुआ था, जैसे कोई गोंद हो। ये देखकर सबके होश उड़ गए। अरे भैया, आप लोग आ गए। तभी जफर को कस्तूरा और बाकी लोगों का ख्याल आया, लेकिन उसने उनके पास जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वो सीधे पराग के साथ एक तरफ जाकर बैठ गया। प्रमुख कहाँ हैं? कस्तूरा ने खुद को संभालते हुए पूछा, जफर की हरकतों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करते हुए। जफर ने आराम से जवाब दिया, प्रमुख तो काफी देर पहले ही आ चुकी हैं। क्या तुमने उन्हें देखा नहीं? क्या? कस्तूरा की भौहें कस गईं। वो चौंक गया। इतनी देर से वो यहीं था, फिर भी उसे निया की मौजूदगी का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। और उसी पल हॉल की हवा जैसे अचानक बदल गई, जैसे कोई अदृश्य नजर सबको देख रही हो और असली खेल अब शुरू होने वाला हो। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 63 पूरी तरह से यकीन दिलाया। जैसे ही ब्लैक गैंग के सदस्य निया के ठिकाने को लेकर सोच ही रहे थे, तभी अचानक एक परछाई बिजली की तरह उनके सामने आकर खड़ी हो गई। सफेद चोगा पहने निया उनके सामने मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसके हाथों में सैकड़ों रिबन हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे।
जफर ने एक सुनहरे रेशमी बेल्ट को घूरते हुए कहा, अरे, ये बेल्ट कुछ जानी पहचानी लग रही है। लगता है ये मेरे भाई से चुराई है। निया हल्के से मुस्कुराई, और जैसे ही उसकी मुस्कान पूरी तरह खिली, छपाक, ब्लैक गैंग के सैकड़ों लोगों की पैंट एक साथ नीचे सरक गई। आह! पूरा हॉल चीखों से गूंज उठा। हर कोई घबराकर अपनी अपनी पैंट पकड़ने लगा। चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। कोई इधर देख रहा था, कोई उधर। सबकी हालत देखने लायक थी। निया हंसते हुए आराम से आगे बढ़ी, कुर्सी पर बैठ गई और उन युद्ध की लूट को मेज पर रख दिया। बस छोटा सा गिफ्ट है, बुरा मत मानना। उसकी आवाज में शरारत साफ झलक रही थी। सैकड़ों जोशीले मर्द अब अपनी पैंट संभालते हुए उस खूबसूरत लड़की को देख रहे थे और पूरी तरह से शर्मिंदा थे। खूबसूरत, यही पहला ख्याल हर किसी के दिमाग में आया। जिन लोगों ने उसे पहले नहीं देखा था, वो तो उसकी सुंदरता देखकर कुछ पल के लिए जैसे जड़ हो गए। रास्ते भर जो भारी माहौल और विरोध उनके मन में था, वो सब उसकी मुस्कान के सामने जैसे पिघल गया। लंबे समय से औरतों से दूर रहे इन लोगों के अंदर अचानक एक अजीब सी झिझक पैदा हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात ये थी कि एक लड़की ने उनकी सारी बेल्ट चुरा ली थी। कस्तूरा ने निया की तरफ देखा। चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था, ना हंसी निकल रही थी, ना रोना। प्रमुख, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या बोले। उसने सोचा था निया शायद उन्हें डराएगी या कुछ भावुक बातें करके अपने साथ जोड़ेगी, लेकिन उसने तो सीधे अपने हुनर का प्रदर्शन करके सबकी बेल्ट ही गायब कर दी। और सबसे बड़ी बात, इतनी देर में किसी को उसकी मौजूदगी तक का एहसास नहीं हुआ था। ये साफ था, निया की चोर कला किसी भी शक से परे थी। अब उनके दिलों में जो गुस्सा और विरोध था, उसकी जगह शर्म और हैरानी ने ले ली थी। हर कोई लाल चेहरा लिए उस खूबसूरत लड़की को देख रहा था। कोई भी अब उससे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने थोड़ा भी तेज बोला, तो ये नाजुक सी लड़की रो पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ, तो उन्हें खुद ही बहुत बुरा लगेगा। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग मिलकर एक छोटी सी खूबसूरत लड़की को तंग कर रहे हों। निया ने मुस्कुराते हुए कहा, जफर, सबकी बेल्ट वापस कर दो। जी। जफर तुरंत उछलते हुए खड़ा हो गया और बेल्ट बांटने लगा। उसके चेहरे पर पूरा उत्साह था, जैसे कोई बड़ा काम मिल गया हो। निया उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। बेल्ट देना तो छोटी बात थी, वो तो उसके लिए ईंटें उठाने को भी तैयार था। कस्तूरा बस आसमान की तरफ देखता रह गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, इन 7 दिनों में आखिर हुआ क्या था? उसका तीसरा भाई इतनी जल्दी दूसरी तरफ कैसे चला गया? जैसे ही सबको अपनी अपनी बेल्ट वापस मिली, हर कोई तुरंत मुड़कर खड़ा हो गया और जल्दी जल्दी अपनी पैंट बांधने लगा, जैसे डर हो कि कहीं निया कुछ और देख न ले। हॉल में अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक बात साफ थी। आज के बाद कोई भी निया को हल्के में लेने की गलती नहीं करने वाला था। और ठीक उसी वक्त निया की आंखों में एक ऐसी चमक उभरी, जिसने आने वाले खेल की असली शुरुआत का इशारा दे दिया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 64 निया की शर्तें। कस्तूरा जी ने जो तुम सबको बताया है, उसके अलावा मैं 4 बातें और साफ साफ कहना चाहती हूँ। निया ने हल्की मुस्कान के साथ सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। पहली बात, भले ही ब्लैक गैंग अब मेरे अधीन है, लेकिन तुम्हारे अंदर के सारे नियम वैसे ही रहेंगे। मैं तुम्हारे अंदरूनी कामकाज या फैसलों में दखल नहीं दूंगी। तुम्हारे नेता अभी भी कस्तूरा जी ही रहेंगे। इतना सुनते ही सबने एक दूसरे की तरफ देखा।
चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य उभर आया। दूसरी बात, निया ने उंगलियां हल्के से टेबल पर थपथपाईं। आज से ब्लैक गैंग का मुख्यालय अखंड सूर्यभूमि में होगा। तुम सब यहाँ के निवासी बनोगे और यहाँ के बाकी लोगों की तरह तुम्हें भी वही सुविधाएं मिलेंगी। अब तो जैसे सबके दिमाग में घंटियां बजने लगीं। तीसरी बात, वीरान इलाके में तुम किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करोगे। उसकी आवाज थोड़ी ठंडी हो गई, लेकिन उसमें दबदबा साफ महसूस हो रहा था। और चौथी बात, उसने हल्का सा झुककर सबकी तरफ देखा। होठों पर हल्की मुस्कान थी। अगर तुम में से कोई चाहे तो मैं तुम्हें चोरी की कला को और बेहतर करना सिखा सकती हूं। लेकिन उसने उंगली उठाई, जिन्हें मैं सिखाऊंगी उन्हें मेरे तरीके से चलना होगा। हाँ, ये पूरी तरह तुम्हारी मर्जी है। अगर नहीं सीखना तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। इतना कहकर निया चुप हो गई। पूरा हॉल एकदम शांत, जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। कुछ पल पहले तक जो लोग विरोध और नाराजगी से भरे हुए थे, अब उनके चेहरे पर सिर्फ हैरानी थी, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय मुख्यालय बदलने के। बाकी सब कुछ वैसा ही था। यहां तक कि निया ने साफ कह दिया कि वो उनके काम में दखल नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अखंड सूर्यभूमि का निवासी बनने का मौका मिल रहा था। ये वही जगह थी जहां रहने का सपना मंथन ग्रह का हर इंसान देखता था, जहां की जिंदगी चारों देशों की राजधानी के रईसों से भी बेहतर मानी जाती थी। यहां ऐसे कमरे थे जो जादू और शारीरिक साधना दोनों को बढ़ाते थे। हर महीने भरपूर सोने के सिक्के मिलते थे, औषधियां और हथियार सब मुफ्त। यहां तक कि सीखने के लिए अलग अलग जगह थीं, जहां जादू, शारीरिक साधना, हथियार बनाना, व्यापार सब सिखाया जाता था। और सिखाने वाले छहों पेशों के सेकंड क्लास एक्सपर्ट टीचर। जो औषधियां यहां इस्तेमाल होती थीं, वो भी एडवांस लेवल से कम नहीं थी। अगर कोई जड़ी बूटी सीखना चाहे तो उसे मंथन ग्रह के नंबर 1 हर्बलिस्ट करण से मार्गदर्शन मिल सकता था। यानी यहां रहने वाला हर इंसान सबसे खुशकिस्मत था। न खाने की चिंता, न पीने की, और ऊपर से खुद को ताकतवर बनाने का पूरा मौका। यहां जो सीखना चाहो वो मिल जाता था। औषधि, हथियार बनाना, जादू, शारीरिक साधना, व्यापार। और जब कोई एक स्तर तक पहुंच जाता तो अखंड सूर्यभूमि खुद उसे ताकतवर जादुई जानवर तक देती थी। सब कुछ मुफ्त। अगर कोई अपने घर को सोने चांदी से सजाना चाहे तो बस शहर प्रमुख के यहां अर्जी लगानी होती और उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती। ऐसी जगह पर आने के लिए लोग तरसते थे, लेकिन काफी समय पहले यहां नए निवासियों को लेना बंद कर दिया गया था, जिससे अनगिनत लोग पछतावे में खून के आंसू रोते थे। हर कोई बस यही चाहता था, किसी तरह अखंड सूर्यभूमि का हिस्सा बन जाए। अब ये सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, ये ताकतवर बनने की जर्नी बन चुका था। चाहे इंसान हो या दानव, जो यहां रहता वो हर पहलू में तेजी से आगे बढ़ता। और अब निया ने बिना किसी कीमत के ब्लैक गैंग के हर सदस्य को ये मौका दे दिया था। ये किसी सपने से कम नहीं था। बाकी सदस्यों की बात छोड़ो, खुद कस्तूरा जी भी हैरान खड़े थे। उन्होंने सोचा था कि निया उन्हें अपने लिए काम करवाने के लिए बुला रही है, लेकिन उसने जो शर्तें रखीं वो जबरदस्ती नहीं बल्कि विकल्प थीं। और ऊपर से इतनी शानदार सुविधाएं। कस्तूरा जी ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को यकीन दिला रहे हों। ये सच में हो रहा है। उनकी आंखों में सवाल साफ था। क्या निया सच में इतनी दरियादिल है, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो अभी तक किसी ने देखा ही नहीं? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 65। आखिर सच हमेशा खुद बोलता है। प्रमुख, आपने जो कहा
वो सच है। कस्तूरा ने थोड़ा संदेह भरी नजरों से निया की तरफ देखा। निया की हर बात सीधे सीधे देखा जाए तो उसके अपने फायदे में नहीं थी। उसने ब्लैक गैंग के लिए इतनी अच्छी शर्तें रख दी थीं, बिना किसी वजह के। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद कोई उसकी बात मानने या उसके आदेश सुनने की जरूरत ही महसूस न करे। ये तो बिल्कुल घाटे का सौदा था। हाँ, निया ने बिना झिझक के सिर हिला दिया। कस्तूरा का चेहरा थोड़ा उलझ गया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ कुछ दिन रहोगे, खुद समझ जाओगे, निया ने शांत स्वर में कहा। आखिर सच हमेशा खुद बोलता है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अभी कोई उसकी बात माने या नहीं। जब समय आएगा सब अपनी आंखों से देख लेंगे। निया की दी हुई शर्तें इतनी लुभावनी थी कि ब्लैक गैंग के हर सदस्य के मन में हलचल मच गई। सबसे बड़ी बात ये थी, ब्लैक गैंग अब भी कस्तूरा के ही नियंत्रण में रहेगा और निया बीच में दखल नहीं देगी। यही वो चीज थी जिससे वो सबसे ज्यादा परेशान थे, और निया ने उसे बिना किसी टकराव के हल कर दिया। अगर कोई जाना चाहता है, निया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मैंने उसके लिए 1 लाख सोने के सिक्के तैयार रखे हैं, विदाई के तौर पर। ये सुनते ही सबके चेहरे एकदम जम गए। अभी अभी संभाला और तुरंत पैसे भी देने को तैयार। ब्लैक गैंग के लोग खुद चोर थे, पैसों की कमी कभी नहीं रही, लेकिन इतनी खुलकर देने वाला इंसान उन्होंने पहली बार देखा था। खांसी। तभी एक सदस्य ने हाथ उठाया। उसका सीधा सादा चेहरा हल्का लाल हो गया था। प्रमुख, मुझे कुछ पूछना है, उसने थोड़ा हिचकते हुए कहा। पूछो, निया ने सहजता से जवाब दिया। अगर हमें यहाँ कोई लड़की पसंद आ जाए। उसका चेहरा और लाल हो गया। आगे बोलना मुश्किल हो गया, लेकिन उसकी बात सब समझ गए। ब्लैक गैंग का ठिकाना हमेशा एक सुनसान जगह पर रहा था। वहां आसपास 100 मील तक कोई औरत नहीं होती थी। कभी कभी मिशन पर जाते समय सामने आ भी जाती थीं, लेकिन काम की वजह से और अपने ठिकाने का राज बचाने के लिए वो उनसे दूरी ही रखते थे। लेकिन यहाँ अखंड सूर्य भूमि में आते ही उन्होंने रास्ते में कितनी ही नाजुक और सुंदर लड़कियां देखीं। सालों से औरतों से दूर रहे ये लोग अब पूरी तरह आकर्षित हो चुके थे। औरतें, इतनी सारी औरतें। अगर वो यहाँ रह सकते हैं तो क्या रोज रोज उन्हें देखने को मिलेंगी? बस ये सोचते ही उनके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जग उठी। उस आदमी की बात दरअसल सबके दिल की बात थी। निया एक पल के लिए चौंकी, फिर हल्के से हंस पड़ी। अगर सच्चा दिल से पसंद है तो खुलकर आगे बढ़ो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर बात शादी तक पहुंच गई तो उसका खर्च मैं उठाऊंगी। सच में? सबकी आंखें चमक उठीं। हाँ, निया ने फिर सिर हिला दिया। कस्तूरा ने गहरी सांस ली। अब उसे लगभग यकीन हो गया था कि ब्लैक गैंग का कोई भी सदस्य अब यहां से जाने वाला नहीं है। निया ने उन्हें आज़ादी दी, बेहतरीन सुविधाएं दी, और अब तो शादी की उम्मीद भी दे दी। अगर अब निया खुद भी उन्हें जाने को कहे तो शायद ये लोग मानेंगे नहीं। प्रमुख, कस्तूरा ने सिर उठाकर निया की तरफ देखा। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा दृढ़ थी। ब्लैक गैंग के सभी 367 सदस्य अखंड सूर्य भूमि में रहने के लिए तैयार हैं। हमें उम्मीद है आप आज जो वादा कर रही हैं उसे हमेशा निभाएंगी। उस पल ब्लैक गैंग की किस्मत पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे आने वाले समय में यही फैसला उन्हें ऐसी राह पर ले जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन होगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 66
तुमने तो इन्हें काफी बढ़िया सुविधाएं दे दी हैं। ब्लैक गैंग के सभी सदस्यों ने आखिरकार अखंड सूर्य भूमि में रुकने का फैसला कर लिया था। निया ने पहले ही उनके रहने का इंतजाम कर दिया था। उम्मीद और थोड़ी सावधानी से भरे ये सारे आदमी अपने अपने नए ठिकाने की तरफ चलते जा रहे थे। चलते वक्त उनके कदमों में अजीब सी उछाल थी। पूरे रास्ते उनकी नजरें बार बार उन लड़कियों पर टिक जा रही थीं, जो मुस्कुराते हुए उनके सामने से गुजर रही थीं। इतनी सारी लड़कियां। ब्लैक गैंग के सदस्य चुपके से लार निगलते हुए बुदबुदाए। कस्तूरा की कड़ी नजर पड़ते ही सबने अपने चेहरे सीधा कर लिए, लेकिन फिर भी हर कदम पर 3-3 बार पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ये उन लड़कियों से बिल्कुल अलग थीं, जिनसे वे मिशन के दौरान टकराते थे। ये शायद भविष्य में उनकी अपनी बन सकती थीं। सोचते ही उनके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। आखिर इतने सालों तक औरतों से दूर रहने के बाद ये मौका किसी सपने से कम नहीं था। ब्लैक गैंग के लोग भला शांत कैसे रह सकते थे? ब्लैक गैंग को अपने साथ जोड़ लेने के बाद निया ने आखिरकार अपनी एक बड़ी चिंता खत्म कर ली। जफर, जो इकलौता सदस्य था जिसे हवेली में रहने की इजाजत मिली थी, चुपचाप पराग के पीछे पीछे चल रहा था, चाहे उसके चेहरे पर कितनी ही ठंडी भावनाएं क्यों न दिख रही हों। तन्मय निझूमी ने ठुड्डी सहलाते हुए कहा, तुमने तो इन्हें काफी बढ़िया सुविधाएं दे दी हैं। निया ने बस हल्के से कंधे उचकाए, जैसे उसे कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। वो समझाने के मूड में नहीं थी। मैं अपने कमरे में जा रही हूं, तुम लोग आराम से घूमो। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया और मुड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे जरा भी चिंता नहीं थी कि अभी अभी भर्ती किए गए ये सैकड़ों चोर यहां कोई गड़बड़ करेंगे। लेकिन असली काम अभी बाकी था। ब्लैक गैंग को पूरी तरह अपने में मिलाने से पहले निया को अपनी ताकत बढ़ानी थी। उसे अंधकार तत्वों को और ज्यादा सोखना था, ताकि जालिम जल्दी से पूरी तरह ठीक हो सके। सितारा पैलेस से निपटने के लिए सबसे पहले उसका ठिकाना पता करना जरूरी था। निया ने पहले ही अपने दानवों को आदेश दे दिया था कि वे पूरे मंथन ग्रह में खबर फैला दें। अब हर दानव हर कोना छान रहा था, बस एक जगह ढूंढने के लिए, सितारा महल। और जैसे ही वो मिल गया, निया उन पर ऐसा कहर ढाएगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपने कमरे में पहुंचकर निया जमीन पर पद्मासन लगाकर बैठ गई। उसने आदत के मुताबिक अंधकार क्रिस्टल को अपनी गोद में रखा। आंखें बंद करते ही उसका मन शांत होने लगा और धीरे धीरे वह हवा में फैले अंधकार को सोखने लगी। जैसे हमेशा होता था, उसका ध्यान उसके दिल की झील में उतर गया। लेकिन इस बार वहां कुछ अलग था। वो जाना पहचाना एहसास, वो मौजूद ही नहीं था। जालिम। निया की आंखों में हल्की घबराहट तैर गई। दिल की झील पूरी तरह खाली थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है। उसका मन जैसे उस झील से जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा हो। निया ने झट से आंखें खोल दी और सामने वो सुनहरी आंखें, वही जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकती थी। जालिम। उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। वो उसके बिल्कुल सामने था, इतना करीब कि सांसें टकरा रही थीं। निया खुद को उसकी बाहों में जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी। उसकी पतली कमर पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे अगली ही पल वो टूट जाएगी। जालिम ने थोड़ा झुककर उसका चेहरा देखा। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर हल्के हल्के झूल रहे थे। हजारों सालों से जमी हुई उसकी सुनहरी आंखों में आज भी कोई भाव नहीं था, लेकिन उनके बीच की दूरी अब नाममात्र रह गई थी।
दोनों की नाकें हल्के से छू गईं। निया ने घबराकर उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी तेज चलती सांसें, उसका सीना सीधे जालिम के चौड़े सीने से टकरा रहा था। जालिम ने हल्का सा आंखें सिकोड़कर उस छोटी सी लड़की को देखा, जो इस वक्त पूरी तरह घबराई हुई थी। उसकी बाहें और कस गईं। दोनों के बीच की हर दूरी खत्म होती जा रही थी। निया को साफ महसूस हो रहा था, उसके पतले कपड़ों के नीचे से जालिम के शरीर की ठंडी बर्फ जैसी तापमान। और उसी पल निया को एहसास हुआ, ये दूरी खत्म होना शायद सिर्फ शुरुआत है। चैप्टर 67। तुम्हें ये दोबारा करने की इजाजत नहीं है। कमरे की हवा उस पल जैसे जम सी गई थी। निया की आंखें हल्के से झपकीं जब उसने सामने मौजूद उन शांत सुनहरी आंखों को देखा। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि उन आंखों की गहराई में कोई ऐसी भावना उठ रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन वो भावना जैसे किसी बर्फीले पहाड़ के नीचे दबकर रह गई थी, जिसे निकाल पाना नामुमकिन था। क्या हुआ? निया ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज निकाली। उसका दिल जैसे सीने में रुकने वाला था। जालिम का चेहरा निया की आंखों के और करीब आ गया, और उसके होठों से निकली हल्की सी चीख उसके ठंडे होठों ने दबा दी। जैसे ही वो ठंडक उसके होठों से टकराई, उसके बर्फ जैसे होठों ने उसके दांतों को हल्के से खोल दिया, और उसकी ठंडी जीभ उसके मुंह में दाखिल होकर उसे अपने अंदर समेटने लगी। निया की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसकी सांस उसी पल थम गई। उसके छोटे हाथ, जो जालिम के सीने पर टिके थे, हल्के हल्के कांपने लगे, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत एक झटके में निकल गई हो। निया ने अनजाने में पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमर पर कसकर लिपटा हुआ हाथ उसे बेरहमी से वापस खींच लाया, जैसे उसे सजा दे रहा हो। उसने उसकी उस हल्की सी चीख को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया, जो उसके होठों से निकलने वाली थी। सांस लेने तक की जगह नहीं बची थी। होठों और दांतों के उस मिलन में बस वही ठंडी एहसास उसकी जीभ के सिरे पर फैलती जा रही थी, और उसके मुंह के हर कोने में वो सिहरन दौड़ रही थी। निया के सीने की हवा जैसे पूरी तरह निचोड़ ली गई थी। वो सांस लेना चाहती थी, बस थोड़ा सा फासला, लेकिन जालिम की बाहों में वो जैसे किसी श्राप में जकड़ी हुई थी, हिल भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी ने उसके पूरे शरीर को कमजोर कर दिया। आखिर में वो सिर्फ जालिम की बाहों के सहारे ही खड़ी रह पाई। जब निया को लगा कि अब वो सांस की कमी से सच में मर जाएगी, तभी जालिम ने आखिरकार उसे छोड़ दिया। उसकी ठंडी जीभ का सिरा हल्के से उसके लाल हो चुके होठों पर फिसल गया। उसकी बर्फ जैसी आंखों में अब एक ऐसी चाहत जल रही थी, जैसे वो पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता हो। ताज़ी हवा मिलते ही निया ऐसे सांस लेने लगी, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान अचानक पानी से बाहर आया है। उसकी भीगी हुई आंखें सामने उस जाने पहचाने चेहरे को देख रही थीं। उसके हल्के खुले होंठ जैसे फिर से किसी अनकहे निमंत्रण दे रहे थे। क्यों? निया ने हांफते हुए मुश्किल से कहा। ये उनका पहला चुंबन नहीं था, लेकिन ये वाला उसकी आत्मा तक को हिला गया था। एक पल के लिए उसे सच में लगा था कि वो जालिम की बाहों में मर जाएगी। ऐसा चुंबन उसे डराने लगा था, और सामने खड़ा जालिम, वो भी उसे कुछ अलग सा लग रहा था। उसकी नजरें पहले जैसी नहीं थीं, लेकिन क्या बदला था वो समझ नहीं पा रही थी। वो चुंबन इतना अचानक था कि उसमें उसे उसकी नाराजगी भी महसूस हुई। कितना दबाकर रखा होगा उसने अपने जज्बातों को, अपनी उस ठंडी बेपरवाही के नीचे। बस थोड़ा सा बाहर आया और वो पूरी तरह बिखर गई।
जालिम ने अपना सिर झुकाया और उसका ठंडा माथा हल्के से निया के माथे से टकराया। उसकी गहरी आंखें सीधे निया की आंखों में उतर गईं, एक अजीब सी मदहोशी के साथ। तुम्हें ये दोबारा करने की इजाजत नहीं है। उसकी भारी, धीमी और भर्राई हुई आवाज निया के कानों में गूंजी। उस आवाज में इतनी तीव्र चाहत थी कि निया का पूरा शरीर कांप उठा। क्या? निया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे समझ ही नहीं आया उसने ऐसा क्या कर दिया था जिससे वो नाराज हो गया। जालिम ने अपनी नजरें थोड़ी नीचे झुका लीं। उसने निया के हाथों को छोड़ दिया और उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर फिसलती हुई उसके कपड़ों के अंदर चली गईं। उसकी पतली उंगलियां उसकी कमर पर बंधी डोरी में अटक गईं और उसने उसे हल्के से खींचा। ये और उसी पल निया को एहसास हुआ कि शायद उसने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी कीमत उसे अब चुकानी पड़ेगी। और जालिम की ये नाराजगी अभी बस शुरू ही हुई थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहें मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। चैप्टर 68। मैंने कुछ नहीं देखा। निया की कमर के चारों तरफ बंधी बेल्ट बड़ी आसानी से खिंचकर खुल गई और जैसे ही उसका सहारा छूटा उसकी स्कर्ट परत दर परत नीचे गिरने लगी, ठीक वैसे जैसे कोई फूल धीरे धीरे खिलता है। ठंडी हवा की हल्की सी लहर उसके खुले पैरों को छूकर गुजरी और उसकी दूध जैसी मुलायम त्वचा उस अचानक आई ठंडक से हल्का सा कांप उठी। निया पूरी तरह से सन्न रह गई। अब उसे समझ आ चुका था जालिम क्या कहना चाहता था। मैं तो बस उन्हें अपनी स्किल दिखा रही थी। निया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई पत्नी अपने पति द्वारा चोरी करते पकड़ी गई हो। जालिम ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपना तेज, नुकीला चेहरा निया की गर्दन के पास ले आया, जैसे उसकी खुशबू को महसूस करना चाहता हो। निया का शरीर हल्का सा कांप गया। उसने शर्म से अपने कंधे सिकोड़ लिए। अच्छी बात यह थी कि उसका कोट लंबा था, जो फिलहाल उसके पैरों को ढक रहा था। लेकिन उसके कोट के अंदर घुसा वो ठंडा हाथ उसकी पीठ को छूते हुए जैसे धीरे धीरे उसके कपड़ों को ऊपर उठा रहा था। निया तो सच में रोने वाली हालत में आ गई थी। अगर ये पहले वाला वक्त होता तो वो कस्तूरा और बाकी सबको बिना एक धागा छोड़े लूट लेती। और ये तो बस एक बेल्ट थी। वो कसम खा सकती थी कि बेल्ट लेने के बाद उसने एक सेकंड भी नहीं रुकी और तुरंत मुड़ गई थी। उसने कुछ भी ऐसा नहीं देखा जो नहीं देखना चाहिए था, एक झलक भी नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा। निया पूरी कोशिश कर रही थी अपनी बेगुनाही साबित करने की, लेकिन उसकी पीठ पर वो ठंडी उंगलियां धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। अजीब बात ये थी, वो उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन जहां जहां वो छू रही थी वहां उसकी त्वचा आग की तरह गर्म हो रही थी। जालिम उसके जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। उसके होंठ धीरे से निया की गर्दन पर टिके और उसकी ठंडी जीभ हल्के से उसकी संवेदनशील त्वचा को छू गई। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जालिम की आवाज धीमी और भारी थी। निया ने तुरंत सिर हिला दिया, जैसे कोई डरी हुई बच्ची। जालिम ने उसे छोड़ दिया। निया तुरंत नीचे झुक गई, जमीन पर गिरी अपनी स्कर्ट को पकड़कर जल्दी जल्दी खुद को ढकने लगी। वो ऐसे सिकुड़कर बैठ गई जैसे कोई डरा हुआ खरगोश। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। अभी अभी जो कुछ हुआ उसे समझने की उसकी हालत ही नहीं थी। वो बस सामने जमीन को घूरती रही और अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश करती रही। तभी अचानक उसे किसी ने हवा में उठा लिया। निया ने झट से अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया।
और लगभग फुसफुसाते हुए बोली, मैं दोबारा नहीं करूंगी। अगर उसे पता होता कि अपनी स्किल दिखाने से जालिम इतना नाराज हो जाएगा तो वो कभी ऐसा नहीं करती। हूँ, जालिम ने हल्के से जवाब दिया। उसकी आवाज में दबा हुआ कुछ ऐसा था जो बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। धीरे से निया को बिस्तर पर रखकर जालिम बिना कुछ और बोले कमरे से बाहर चला गया। निया अकेली रह गई, अपने कपड़े ठीक करती हुई। बिस्तर पर बैठकर उसने कंबल को कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा अब भी लाल था, आंखें हल्की नम और उलझन से भरी हुई। जालिम का ये अचानक बदला हुआ बर्ताव उसके लिए बिल्कुल नया था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ जालिम की असली ताकत सिर्फ उसकी शक्ति में नहीं थी, बल्कि उसके उस आकर्षण में थी जिससे कोई भी बच नहीं सकता था। वो हमेशा खुद को शांत रखता था, लेकिन जब वो सामने आता था तो फिर उससे बचना नामुमकिन था। निया ने हल्के से पलकें झपकाईं और अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। कहीं प्रमुख जालिम का ये बर्ताव कुछ ज्यादा ही जलन जैसा तो नहीं था, लेकिन अगर ये सच में जलन थी तो अगली बार जालिम क्या करेगा। चैप्टर 69। हम सितारा महल के बारे में बात कर रहे थे। घोंघे की तरह धीरे धीरे निया काफी देर तक कमरे में इधर उधर घूमती रही, जैसे खुद को ही टाइम दे रही हो संभलने का। फिर आखिरकार उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर जालिम कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी जगह दरवाजे के पास बैठा था अघोरा, अपने हाथ में भाप उड़ाते हुए बन का पैकेट पकड़े हुए। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया और जैसे ही उसने निया का लाल चेहरा देखा वो बेवकूफों की तरह पलके झपकाने लगा। मालिक, ये लो, गरम गरम बन खा लो। अघोरा ने बड़े प्यार से अपने हाथ आगे बढ़ाए। निया ने गला साफ किया और अपनी अजीब हालत को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, वो जालिम कहाँ है? अघोरा ने तुरंत उंगली से एक दिशा की तरफ इशारा किया। आर्यन ने उन्हें स्टडी रूम में बुलाया है। निया ने अपने माथे पर हाथ मारा। क्या वो कमरे में कुछ ज्यादा ही देर तक रुक गई थी? अघोरा को साथ खींचते हुए निया स्टडी रूम की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर उसके दिमाग में हजारों ख्याल घूमते रहे। अगर अब सामने जालिम आया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? क्या वो कुछ बोलेगा या फिर बस वैसे ही देखेगा? हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और कुर्सी पर बैठे उस ठंडे चेहरे को देखा, उसके सारे दबाए हुए एहसास फिर से उसके अंदर उमड़ पड़े। उसके होठों की हल्की सुन्नता उसे अभी कुछ देर पहले की हर चीज याद दिला रही थी, जो निया हमेशा बहादुर और निडर दिखती थी। उसकी वो छवि पल भर में बिखर गई। अरे निया, वहां क्यों खड़ी है? अंदर आ। तन्मय निजूमी स्टडी में बैठा था और निया को दरवाजे पर खड़े देखकर उसने उत्साह से हाथ हिलाया। आज मौका भी खास था, क्योंकि जालिम खुद उनसे बात कर रहा था। भले ही वो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसके हर शब्द की कीमत थी। तन्मय के लिए तो जैसे सपना सच हो गया था। युद्ध देवता, जिंदा युद्ध देवता। मंथन ग्रह के कितने ही युवाओं का वो सबसे बड़ा आदर्श था। तन्मय उसे कई बार देख चुका था, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत नहीं रख पा रहा था। अगर उसे निया का डर न होता तो वो वहीं खड़े खड़े जालिम की पूजा शुरू कर देता। निया ने हल्का सा खांसकर खुद को संभाला और धीरे धीरे अंदर आ गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिर उठाकर उस नजर से टकराए।
फिर भी भले ही उसने सिर झुका रखा था, उसे साफ महसूस हो रहा था, वो नजर उसी पर टिकी हुई है। तुम लोग क्या बात कर रहे थे? निया ने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन उसकी आंखें बार बार चोरी से जालिम की तरफ जा रही थी। और अजीब बात ये थी, वो उससे थोड़ी दूरी पर बैठा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौजूदगी हर तरफ फैली हुई हो, जैसे वो उसी में डूब रही हो। हम सितारा महल के बारे में बात कर रहे थे, तन्मय ने तुरंत जवाब दिया। प्रमुख जालिम ने कहा कि सितारा महल इतने सालों से छुपा हुआ है क्योंकि बहुत मुमकिन है कि वो किसी प्रतिबंधित जगह पर बना हो, जहां आम लोग पहुंच ही नहीं सकते। प्रतिबंधित जगह? निया का ध्यान तुरंत वापस खिंच गया। क्या वो देव और दानव की लड़ाई का मैदान हो सकता है? हो सकता है, आर्यन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। जिन लोगों ने सितारा महल बनाया था, वो सब उसी युद्ध के बचे हुए लोग थे। दूसरों के लिए जो जगह डरावनी है, उनके लिए वो जानी पहचानी थी। और उस युद्ध के बाद इतनी तबाही हुई थी कि वो लोग शायद उसी आखिरी रणभूमि में अपनी ताकत खड़ी करना चाहते हों। अब तक वो लोग गलत दिशा में सोच रहे थे, पहाड़ों और छुपी जगहों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन मंथन ग्रह में कुछ खास प्रतिबंधित इलाकों के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां जाने से लोग डरते हों। और सितारा महल हमेशा से इतनी अच्छी तरह छुपा रहा, तो साफ था उन्होंने ऐसी जगह चुनी होगी जहां कोई जाने की हिम्मत ही न करे। अगर प्रमुख जालिम ये इशारा ना देता, तो शायद पूरे मंथन ग्रह को खंगालने के बाद भी उन्हें सही जगह का अंदाजा नहीं लगता। निया चुपचाप खड़ी थी। उसका दिमाग अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ सितारा महल का खतरा, और दूसरी तरफ वो ठंडी नजर जो अब भी उसे चुपचाप देख रही थी। और अचानक निया को महसूस हुआ, ये मिशन जितना आसान लग रहा है, शायद उतना है नहीं। क्योंकि अगली चाल में दुश्मन ही नहीं, दिल भी दांव पर लगने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 70। ये तो हिक्की जैसा लग रहा है। आखिरी रणभूमि कहाँ है? निया ने अनजाने में ही अपनी नजरें उठाकर जालिम की तरफ देखा। जैसे ही उसकी सुनहरी आंखों से नजर मिली, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मुझे नहीं पता, जालिम ने शांत स्वर में कहा। उसकी आंखों की गहराई में कुछ अजीब सा भाव जरूर था, लेकिन बाहर से वो हमेशा की तरह बर्फ जैसा ठंडा दिख रहा था। देव और दानव की उस लड़ाई में युद्ध देवता और दानव देवता दोनों एक साथ जम गए थे। और जब दानव सेना अपने प्रमुख के बिना रह गई, तो बाकी सभी जातियों के गठबंधन ने उन्हें हरा दिया। जहां तक आखिरी रणभूमि की बात थी, शायद सिर्फ सिद्धार्थ ही जानता था, क्योंकि वही था जिसने दानवों के रास्ते को सील किया था। मैं सिद्धार्थ भैया को लेकर आती हूं। निया तुरंत खड़ी हो गई और बिना एक पल गवाए स्टडी से बाहर निकल गई। जैसे ही वो मुड़ी, उसकी गर्दन के पास के लंबे बाल हल्के से हटे और कुछ चमकते हुए लाल निशान सबकी नजरों में आ गए। तन्मय निझूमी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में साफ साफ हैरानी थी। ये तो हिक्की जैसा लग रहा है। तन्मय ने धीरे से नजर घुमाकर जालिम की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें मिलने वाली थीं, उसने तुरंत सिर घुमा लिया और आर्यन और बाकी लोगों की तरफ देखने लगा।
आर्यन और यादनेश की आंखों में भी उसी तरह का शक था। तन्मय अंदर से हिल गया। प्रमुख जालिम, इतने खतरनाक? आखिर निया तो वीरान भूमि की प्रमुख थी। क्या ऐसे खुलेआम उसकी गर्दन पर निशान छोड़ना ठीक था? तन्मय भले ही नाम का आशिक था, लेकिन असली अनुभव शून्य। जब आर्यन और बाकी लोग फिर से जालिम की तरफ देखने लगे, उनकी नजरें अब और भी ज्यादा टटोलने वाली हो गई थीं। जैसा सोचा था वैसा ही निकला। उनका आदर्श इतनी जबरदस्त लड़की को भी अपना बना चुका था। अब तो पूजा बनती है। लेकिन जालिम पर इन सब नजरों का कोई असर नहीं पड़ा। वो पहाड़ की तरह शांत बैठा रहा। कुछ ही देर बाद निया सिद्धार्थ को लेकर स्टडी में वापस आई। उनके साथ जटायु भी आया था। लेकिन इस समय जटायु के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। जैसे ही वो अंदर आया, उसने सीधा जालिम को घूरा। ये तुमने किया है, ऐना? जटायु ने गुस्से में कहा। जालिम ने बस हल्का सा सिर उठाया। जटायु हवा में उड़ा और अचानक निया के बालों को हटाकर उसकी गर्दन पर वो लाल निशान सबको साफ दिखा दिए। निया एकदम से घबरा गई। तुमने इसे मारा है क्या? जटायु गुस्से में चिल्लाया। तन्मय के मुंह से चाय सीधा बाहर निकल गई। जटायु, जो हमेशा पहाड़ों में अकेला रहता था, उसे इन चीजों का कोई अनुभव ही नहीं था। यहां तक कि जब वो अपने पुराने मालिकों के साथ होता था, तो कुछ खास समय पर उसे अलग कमरे में भेज दिया जाता था। इसलिए उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये निशान कैसे बने। उसने बस निया की आंखों में नमी देखी और उसकी गर्दन पर ये निशान। बस फिर क्या था? वो सीधे गुस्से में यहां आ धमका और अपने ही प्रमुख युद्ध देवता से भिड़ने को तैयार हो गया। मैं तुमसे अकेले लड़ूंगा, जटायु ने गुस्से में कहा। तुम चाहे युद्ध देवता हो, लेकिन मेरे मालिक को चोट नहीं पहुंचा सकते। स्टडी का माहौल एकदम अजीब हो गया। निया का चेहरा, जो बड़ी मुश्किल से सामान्य हुआ था, अब फिर से लाल हो गया। उसे तो रोना आ रहा था। जटायु ने पूरी बात उल्टी समझ ली थी। ये उसकी रक्षा नहीं, सीधा सीधा उसकी बेइज्जती कर रहा था। और तभी जालिम अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। कमरे में एक अजीब सा दबाव फैल गया। जटायु की आंखों में चुनौती और जालिम की आंखों में वो ठंडी खामोशी। दोनों टकराने ही वाले थे। और शायद अगला पल तय करेगा कि ये सिर्फ गलतफहमी है या एक असली टक्कर की शुरुआत। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 71। ये अभी क्या हुआ? जटायु पूरी तरह सतर्क हो गया था। उसका शरीर किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन जालिम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस शांत कदमों से चलता हुआ सीधा निया के पास आ गया। अचानक सामने आए उस लंबे पतले साय को देखकर निया की नजरें हल्की सी कांप गई। उसका दिल, जो अभी तक सामान्य चल रहा था, जालिम के पास आते ही एक पल के लिए रुक गया। उसने हल्का सा मुंह खोला और उसकी तरफ बढ़ते उस साय को देखती रह गई। जब वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुका, उसकी सुनहरी आंखें हल्की सी झुकी और उनमें निया का उलझा हुआ चेहरा साफ झलक रहा था। अचानक जालिम ने अपने लंबे हाथ फैलाए और निया को सीधा अपनी बाहों में खींच लिया। उसका हाथ निया की कमर से ऊपर की तरफ सरका और निया का शरीर अनजाने में सीधा हो गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो कुछ पूछ भी नहीं पाई थी कि अगले ही पल उसके होंठ जालिम के ठंडे होंठों में कैद हो गए। निया की सांस वही रुक गई। वो चुंबन
जैसे कोई अपना हक जता रहा हो। उसमें एक गहरी, लालच भरी चाहत थी, और निया को लगा जैसे उसकी सारी सांसें उसी में समा गई हों। पूरा स्टडी रूम एकदम खामोश हो गया। सबकी नजरें बस जालिम और निया पर टिक गई। हैरानी, सदमा और विश्वास ना होने वाला डर, हर एहसास उस एक पल में जम गया। कुछ देर बाद जालिम ने आखिर वो हिला देने वाला पल खत्म किया। निया हाफ रही थी। उसके बिखरे हुए ख्याल धीरे धीरे वापस लौटने लगे। जैसे ही उसने ऊपर देखा और जालिम की आंखों से नजर मिली, उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। ये अभी क्या हुआ? निया झटके से पलटी और देखा स्टडी में मौजूद हर कोई, यहां तक कि हमेशा शांत रहने वाले सिद्धार्थ जी भी जगह पर जमे खड़े थे। जटायु, जो अभी तक गुस्से में था, अब उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। निया तो बस जमीन में गड़ जाना चाहती थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमेशा ठंडे और दूर रहने वाले जालिम सबके सामने ऐसा कुछ कर देंगे। इससे साफ था प्रमुख ने आज बहुत जलन पी ली थी। हे भगवान, जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। निया के मन में यही चल रहा था। जालिम ने हल्का सा ठुड्डी उठाई और एक हाथ से निया के कंधे पकड़ लिए। उसकी आधी बंद सुनहरी आंखें सीधे जटायु पर टिकी थी। उसकी ठंडी आवाज खामोशी को चीरती हुई गूंजी, तुम इसका मतलब यही निकाल रहे थे? जटायु की हालत ऐसी हो गई जैसे उसकी जुबान ही गले में अटक गई हो। अब जाकर उसे समझ आया, ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। भले ही उसने कभी ये सब अनुभव नहीं किया था, पर वो पूरी तरह अनजान भी नहीं था। लेकिन फिर भी, हे भगवान, अभी के अभी मुझे उठा लो। जटायु का घमंडी चेहरा लाल पड़ चुका था। उसके कांपते हाथ कभी निया की तरफ इशारा करते तो कभी जालिम की तरफ। उसकी हालत ऐसी थी जैसे अगले ही पल बेहोश हो जाएगा। खंखार, मुझे लगा था आपने मुझे यहां सितारा महल के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। सिद्धार्थ जी ने हल्के से गला साफ किया और माहौल को संभालने के लिए बात बदल दी। वो बेचारे एक जिद्दी मूर्ख को उसकी ही बेवकूफी से मरते नहीं देख सकते थे। हां, सही कहा, तन्मय ने धीरे से बुदबुदाया। अभी कुछ पल पहले ही तो वो लोग जालिम की खतरनाक हरकतों पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उन्हें इसका लाइव नजारा भी देखने को मिल जाएगा। पहले बैठ जाओ। सिद्धार्थ जी ने अपने माथे को हल्का सा दबाया और एक नजर डाली सर झुकाए खड़ी निया पर, फिर जालिम की तरफ जो बिल्कुल शांत दिख रहा था। असुरा, युद्ध देवता, देव जाति का सबसे ठंडा और दूर रहने वाला उच्च देव। हजारों सालों में सिद्धार्थ जी ने कभी उसे किसी विपरीत लिंग के करीब आते नहीं देखा था, और आज उन्हें खुद अपनी आंखों से उस महान देव का ऐसा रूप देखने को मिला। सिद्धार्थ जी पूरी तरह समझ चुके थे। जालिम ने वो चुंबन इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो संतुष्ट हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर वो एक पल और रुकता तो शायद वो अपने अंदर उठती किसी और भावना को रोक नहीं पाता। कमरे में अब भी हल्की सी गर्मी बाकी थी और सबके दिलों में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये जलन यही खत्म हो गई है या अभी इसका असली तूफान बाकी है? आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। चैप्टर 72। क्या सितारा महल जमीन के नीचे बना है? निया को खुद भी नहीं पता चला वो कब जाकर कुर्सी पर बैठ गई। बस उसे इतना धुंधला सा याद था कि जालिम ने उसका हाथ पकड़ा, उसे खींचकर पास लाया और हल्के से कुर्सी पर बैठा दिया। उसकी हालत अभी भी वैसी ही थी, पूरी तरह शौक में। आखिर 2 जन्मों से मासूम दिलवाली एक लड़की के लिए
ये बात पचा पाना आसान नहीं था कि जिस इंसान को वो दिल से मानती है वही इंसान सबके सामने इतनी गैरमासूम हरकत कर जाए। उधर जटायु का हाल भी कुछ अलग नहीं था। उसे अघोरा ने खींचकर कमरे के कोने में बिठा दिया था। अपने मालिक को लगभग खा लिए जाने जैसा सीन देखकर जटायु पूरी तरह सुन्न पड़ गया था। अब वो बस चुपचाप कोने में बैठा था, जैसे जमीन में उगने वाले मशरूम गिन रहा हो। आर्यन, यादनेश और तन्मय तीनों अभी तक शौक से बाहर नहीं आए थे। निया अभी भी शुतुरमुर्ग की तरह सिर झुकाए बैठी थी। ये सब देखकर सिद्धार्थ जी का सिर दर्द करने लगा। पूरे कमरे में अगर कोई नॉर्मल था तो वो सिर्फ एक ही इंसान था, वो महान प्रमुख जो अभी कुछ देर पहले अपनी प्रेमिका को सबके सामने चूम चुका था। स्टडी रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। सिद्धार्थ जी ने गहरी सांस ली। तुम लोग देव और दानव के युद्ध के आखिरी रणभूमि पर जा चुके हो क्या? निया ने झटके से सिर उठाया। उसका खाली दिमाग इस खबर से अचानक वापस होश में आ गया। हम वहां गए थे। आर्यन ने भौहें चढ़ाई। कहाँ है वो जगह? सिद्धार्थ जी ने धीरे से कहा। बुलावे का निशान। बुलावे का निशान? ये कैसे हो सकता है? तन्मय की आंखें फैल गईं। हम सब वहां गए थे गुलामों को बचाने के लिए, लेकिन हमें वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखा। वहां तो बस क्रूर मालिक, बेबस गुलाम और मजे लेने आने वाले अमीर लोग ही थे। सिद्धार्थ जी ने शांत स्वर में समझाया। जब असुरा और कालकेतु को रहस्यमयी बर्फ में सील किया गया था, तब 6 बड़ी जातियों की सेना एक साथ आई थी, दानव जाति के बचे हुए सैनिकों को खत्म करने के लिए। उन्होंने भुलावे का निशान से आगे फैली उस अंतहीन घाटी का इस्तेमाल किया और मंथन ग्रह पर हमला करने वाली दानव सेना का सफाया कर दिया। लेकिन उस समय दानव सेना पूरी ताकत में नहीं थी, इसलिए वो कोई बड़ा युद्ध नहीं था, बस आखिरी सफाई जैसा था। इसी वजह से बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है। उस समय 5 आत्मिक बिस्ट को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया था, इसलिए उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। सिद्धार्थ जी की आंखें गहरी हो गईं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है वही आखिरी रणभूमि थी। उनकी आवाज में इतना भरोसा था कि कोई शक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद उस आखिरी युद्ध के गवाह थे। दानव सेना के पूरी तरह खत्म होने के बाद ही उन्होंने उस रास्ते को सील किया था। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर तन्मय ने उलझन में कहा, लेकिन जब हम भुलावे का निशान गए थे तो हमें वहां कोई इमारत नहीं दिखी। क्या सितारा महल जमीन के नीचे बना है? उसके चेहरे पर शक साफ था। आखिर वो इंसानों के हीरो ने बनाया था, कोई छुपा हुआ दानव ठिकाना तो नहीं। सिद्धार्थ जी ने सिर हिलाया। भुलावे का निशान जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तुमने जो देखा था वो बस उसका प्रवेश द्वार था। उनकी आंखों में हल्की चमक आई। मुझे लगता है सितारा महल की नींव भुलावे के निशान की गहराई में छुपी हुई है। हजारों साल हो गए, कोई इंसान वहां तक नहीं पहुंचा। असल में वहां जो बाजार बना हुआ था उसने असली रास्ते को पूरी तरह छुपा दिया था, इसलिए सबको लगता था कि वही जगह ही पूरा भुलावे का निशान है। लेकिन सिद्धार्थ जी के शब्दों ने इस सोच को पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि
उस देवता की बात पर जो खुद आखिरी युद्ध में मौजूद था। कोई शक नहीं कर सकता। कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया, लेकिन इस बार सबके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। अगर असली भुलावे का निशान अभी भी छुपा है, तो उसके अंदर आखिर क्या ऐसा राज दफन है जो हजारों सालों से दुनिया की नजरों से बचा हुआ है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 73। ये दोनों थोड़ा कम दिखावा नहीं कर सकते? सिद्धार्थ जी की बातों ने सबके दिलों में एक शक का बीज बो दिया था, क्योंकि कोई भी इंसान मानव जाति के नायकों के महल को उस बेरहम गुलामों के बाजार से जोड़कर नहीं देख सकता था। अगर ये सब सच था, तो फिर सितारा महल की छुपाने की व्यवस्था वाकई कमाल की थी। आर्यन ने निया की तरफ देखा। चलकर देखना है। निया ने सिर हिलाने का सोचा, लेकिन उसकी नजर अनजाने में जालिम पर चली गई। जालिम ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। निया ने मन ही मन कसम खा ली कि जालिम का साथ चलना वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो पहले करता था। वो अब सिर्फ उसके दिल में रहने वाला साया नहीं था, बल्कि वो अपने असली शरीर के साथ उसके साथ जाना चाहता था। निया थोड़ी हिचकिचाई। इससे तुम्हारी ताकत ज्यादा खर्च नहीं होगी? उसे डर था कि जालिम को शरीर धारण करने में बहुत ऊर्जा लगती है। कोई बात नहीं। जालिम की आवाज शांत थी। निया ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं डार्क क्रिस्टल अपने साथ रखूंगी। वो बाकी सब कुछ भूल सकती थी, लेकिन ये नहीं, क्योंकि उसी के सहारे वो कहीं भी जाकर जालिम की ताकत वापस दिला सकती थी। जालिम का चेहरा अभी भी ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी नरमी थी, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। पर वो मुस्कान इतनी गहरी छुपी थी कि कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। वो नरमी जो बर्फ के अंदर दबी हुई थी, निया के लिए सबसे कीमती चीज थी। निया ने दुनिया में बहुत से प्रेमी देखे थे, लेकिन उसे कभी किसी से जलन नहीं हुई, क्योंकि वो हमेशा से एक अलग रिश्ता चाहती थी। कुछ ऐसा जो सिर्फ उसका हो। अगर सामने वाला उसे वही अपनापन दे जो वो दूसरों को भी देता हो, तो उसे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए था। जरा सी भी कमी उसे मंजूर नहीं थी। शायद रिश्तों के मामले में निया खुद भी नहीं जानती थी कि वो कितनी ज्यादा साफ सुथरी सोच रखती है। मेरी आंखें दुख रही हैं। तन्मय ने दोनों हाथों से आंखें ढक लीं और लंबी सांस ली। ये दोनों थोड़ा कम दिखावा नहीं कर सकते? हम जैसे सिंगल लोगों का भी तो ख्याल करो। उसकी आवाज में जलन साफ झलक रही थी। प्यार का दिखावा सबसे ज्यादा चुभता है। खांसी। निया ने हल्की सी खांसी की। उसकी आंखों में झिझक की एक लहर गुजर गई। तो हम कब निकल रहे हैं? यादनेश ने शांत स्वर में पूछा। उसका चेहरा हमेशा की तरह सीधा था, लेकिन दिल के अंदर क्या चल रहा था, यह शायद तन्मय से भी ज्यादा तूफानी था। निया की आंखें सिकुड़ गईं। उस पल वो वही दानव प्रमुख थी जिससे पूरा मंथन ग्रह डरता था। जितनी जल्दी हो सके। हम काफी समय से सितारा महल को नजरअंदाज कर रहे हैं। उसकी आवाज ठंडी हो गई। 3 दिन बाद हम भुलावे के निशान जाएंगे।
वहां जांच करेंगे। अगर कुछ भी मिला तो मैं तुरंत जटायु को भेजकर रावण और बाकी लोगों को खबर भिजवाऊंगी। उसके होंठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आई। बेहतर होगा कि सितारा महल हमें ना मिले, वरना जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है उसका 100 गुना हिसाब चुकाऊंगी। बस हम लोग ही जाएंगे। आर्यन ने चारों तरफ देखा और जानबूझकर सिद्धार्थ जी को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि देवलोक के एक संत के लिए सीधे सितारा महल से भिड़ना सही नहीं था। और अर्णव भी। निया ने अपने भाई को नहीं भूला। ठीक है, मैं गाड़ी तैयार करवाता हूं। आर्यन ने सिर हिलाया और थोड़ी देर बात करके बाहर निकल गया। जैसे ही वो गया, तन्मय और बाकी लोगों ने भी बहाना बनाया और धीरे धीरे खिसक गए, यहां तक कि कोने में बैठे जटायु और अघोरा को भी घसीटकर बाहर ले जाया गया। जाने से पहले सिद्धार्थ जी ने बहुत समझदारी से दरवाजा भी बंद कर दिया। अब पूरे स्टडी रूम में सिर्फ 2 लोग बचे थे, निया और जालिम। कमरे में फिर से वही अजीब सी खामोशी फैल गई, लेकिन इस बार इस खामोशी के पीछे कुछ और ही छुपा था। क्या सच में ये सिर्फ एक मिशन की शुरुआत थी, या फिर इस बंद दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा होने वाला था जो निया की पूरी जिंदगी बदल देगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 74। ये पहली बार है जब मुझे कोई पसंद आया है। कमरे का माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। निया ने सिर झुका लिया। उसकी नजर अपने हाथों पर थी और उसका दिल जैसे एक छोटे खरगोश की तरह उछल रहा था। जालिम की गहरी आंखें उस छोटी सी बेचैन लड़की पर टिकी हुई थी और उनमें एक बेहद हल्की सी मुस्कान छुपी हुई थी। निया। जालिम की आवाज सुनते ही निया हल्के से काम गई। आदत के मुताबिक उसने सिर उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन सुनहरी आंखों से मिली, वो तुरंत नजरें चुरा गई। आज का जालिम कुछ अलग था। पहले वो एक विशाल बर्फीले पहाड़ जैसा था जो ठंडे समंदर में खामोशी से तैरता रहता था। उसके आसपास हमेशा ठंडक ही रहती थी। लेकिन अब निया ने जैसे उस बर्फ के पहाड़ के अंदर छुपे लावे को जगा दिया था। बर्फ के नीचे एक ऐसी गर्मी थी जो किसी को भी राख कर सकती थी, और ये बात निया को खुद हैरान कर रही थी। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। निया ने हिचकिचाते हुए जालिम की तरफ देखा। उसके अपने ही बेकाबू कदमों ने उस बर्फीले दिल को हिला दिया था, और जो उसने अभी देखा था वो जालिम का एक बिल्कुल नया रूप था। डर लग रहा है। जालिम ने हल्के से आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखें जैसे एक गहरी झील थी जिनका कोई किनारा नजर नहीं आता। निया ने अपने होंठ दबाए और हल्का सा सिर हिला दिया। ना में, लेकिन उसमें थोड़ी झिझक भी थी। जालिम के होंठ नरम पड़ गए। उसने हाथ उठाया और निया के सिर पर हल्के से फेर दिया। उसके हाथों की गर्माहट उसे अंदर से सुकून दे रही थी। ये पहली बार था जब उसने अपना दूसरा रूप दिखाया था, और ये एक ऐसा विस्फोट था जिसकी उम्मीद खुद उसे भी नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि उसके शरीर का हर हिस्सा चिल्ला रहा था कि इस छोटी सी लड़की को अपने अंदर संभाले और उसे उन चीजों से दूर रखे जो उसके दिल को हिला देती हैं। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जालिम की गहरी नजरें निया के हल्के सूजे हुए गुलाबी होठों पर टिक गई। वो होंठ जो अभी अभी एक तूफानी एहसास से गुजरे थे, लाल और चमकते हुए। जालिम ने हाथ उठाया और अपने अंगूठे से धीरे से उसके होठों के कोने को छुआ। उस गर्माहट ने उसके अंदर फिर से उसी खतरनाक खिंचाव को जगा दिया। लेकिन अभी सही समय नहीं था।
ठंडे एहसास से वो उसे छूना नहीं चाहता था। वो उसे गर्माहट देना चाहता था। पहली बार जालिम के मन में ये ख्याल आया कि वो जल्द से जल्द अपना असली शरीर वापस पा ले, क्योंकि जिस दिन ऐसा होगा वो उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेगा। चाहे वो रोए, फिर भी उसे छोड़ने वाला नहीं था। शायद जालिम की आंखों में छुपी उस चाहत को निया ने महसूस कर लिया था। उसका शरीर हल्का सा कांप गया और उसके मुलायम होंठ धीरे से जालिम की उंगलियों से छू गए। ये पहली बार है जब मुझे कोई पसंद आया है। जालिम की आवाज में एक अनजाना भाव था। मुझे नहीं पता इसे कैसे जताते हैं। युद्ध के प्रमुख, जो हमेशा हर चीज में सफल रहा था, वो इस नाजुक एहसास के सामने बिल्कुल अनजान था। वो अपने दिल की चाहत समझता था, लेकिन डरता था कि कहीं वो इस छोटी सी लड़की को चोट ना पहुंचा दे। भले ही वो अब बहुत ताकतवर थी, लेकिन उसके सामने वो अभी भी बहुत नाजुक थी। जैसे एक हल्का सा आलिंगन भी उसे सांस लेने से रोक सकता था। निया ने हैरानी से जालिम को देखा और उसी पल उसके दिल की सारी बेचैनी गायब हो गई। उसने जालिम की कलाई पकड़ ली और अपने गाल उसकी हथेली से रगड़ने लगी। ये तो अच्छी बात है। निया हल्के से मुस्कुराई। वो बिल्कुल एक बिल्ली की तरह लग रही थी, जो दोपहर की धूप में आराम से लेटी हो, संतुष्ट और सुकून में। उसे अब किस बात का डर था? दुनिया के सबसे ताकतवर युद्ध प्रमुख ने अपना सब कुछ उसे दे दिया था, और उसका ये जुनून सिर्फ उसी के लिए था। शायद वो अभी भी उलझी हुई थी, या फिर रिश्तों की आदत नहीं थी। लेकिन निया अब खुद आगे बढ़ना चाहती थी। वो थोड़ा सा झुकी और उसने धीरे से जालिम की हथेली को चूम लिया। उसके होठों के नीचे वो हाथ हल्का सा कांप गया। ये देखकर निया को हिम्मत मिली। वो खड़ी हुई और एक बिल्ली की तरह धीरे धीरे झुककर जालिम के पैरों से सट गई। कमरे की हवा और भी भारी हो गई थी। हर सांस अब जैसे कुछ नया जन्म दे रही थी। लेकिन क्या निया का ये बेखौफ कदम जालिम के अंदर छुपे उस खतरनाक ज्वालामुखी को पूरी तरह जगा देगा, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत थी किसी और तूफान की? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 75। ऐसे आग से मत खेला करो। जालिम की सुनहरी आंखों में अचानक एक हल्की सी हैरानी चमक उठी। निया की आंखों में जो घबराहट थी वो धीरे धीरे शांत होने लगी, और उसके होंठों पर एक चालाक सी मुस्कान खिल गई। जैसे ही उसने देखा कि जालिम का शरीर हल्का सा सख्त हो गया है, वो तुरंत आगे बढ़ी। इस बार उसने खुद पहल की। उसने सिर उठाया और जालिम की ठुड्डी की तरफ देखा। फिर थोड़ी शरारत के साथ वो उसके करीब आई और हल्के से उसे चूम लिया। वो छोटा सा स्पर्श जैसे सीधे जालिम के दिल में उतर गया। लेकिन ये शरारती लड़की रुकने वाली नहीं थी। अपने मन को संभालने के बाद उसने खुद ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसके गुलाबी होंठ हल्के से खुले और उसकी जीभ ने मस्ती में जालिम की ठुड्डी को छुआ। जालिम की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। उसके हाथ, जो कुर्सी के हत्थे पर थे, जोर से भींच गए। वो हल्का सा स्पर्श जैसे शांत झील में फेंका गया पत्थर था। एक छोटी सी लहर जो पल भर में तूफान बन गई। निया हल्के से मुस्कुराई और हिम्मत जुटाकर सीधी होकर खड़ी हो गई। उसने अपनी बाहें जालिम की गर्दन के चारों ओर डाल दी और उसके घुटनों पर बैठ गई। उसने आंखें झपकाई और सामने बैठे पूरी तरह स्थिर जालिम को देखा। उस पल उसे उसकी आंखों में वही हैरानी दिखी जो उसके अपने दिल में थी, जैसे उस बर्फीले पहाड़ में पहली दरार पड़ गई हो। निया थोड़ा सा झुकी और अचानक उसने जालिम के होठों को चूम लिया। उसका ये चुंबन
थोड़ा अनाड़ी था, थोड़ा नया, लेकिन उसमें एक खोज थी, एक झिझक थी। वो अनजाने में जालिम की पुरानी नरमी को याद करके धीरे धीरे और गहराई में उतरने लगी। उसकी साफ आंखों में थोड़ी अनिश्चितता थी, लेकिन वो बहुत सावधान थी, जैसे कोई मासूम सा छोटा जानवर सोए हुए ड्रैगन को छेड़ने की कोशिश कर रहा हो, डरते हुए लेकिन शरारत से भरा हुआ। ये सब थोड़ा बेतरतीब था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी जो धीरे धीरे जालिम की आत्मा को जकड़ रही थी। उसकी बची खुची समझ अब जैसे तूफान में फंसी थी और टूटने के कगार पर थी। तभी उसके गले से एक धीमी सी आवाज निकली। अगले ही पल जालिम ने अचानक हाथ बढ़ाया और निया के सिर के पीछे पकड़ लिया। उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया और फिर उसने अपना रुख बदल दिया। अब वो बचाव में नहीं था, वो खुद आगे बढ़ चुका था। उसने निया के होठों को थाम लिया और धीरे धीरे उसे चूमने लगा। उसकी पकड़ हर पल गहरी होती जा रही थी। निया अब संभाल नहीं पा रही थी। उसका शरीर अपने आप जालिम के करीब खिंच गया। उसकी बाहों में वो पूरी तरह समा गई। वो ताकत इतनी भारी थी कि निया का पूरा शरीर जैसे सुन पड़ गया, जैसे बिजली छू गई हो। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी और वो अपने आप नीचे फिसलने लगी। तभी जालिम का दूसरा हाथ उसकी कमर के चारों ओर आ गया। उसने उसे संभाला और अपने और करीब खींच लिया, जैसे वो उसे अपनी हड्डियों और खून में मिला देना चाहता हो, ताकि वो कभी अलग ना हो सके। काफी देर बाद जालिम ने आखिरकार उस चुंबन को खत्म किया। उसकी सुनहरी आंखों में अब हल्की सी अव्यवस्था थी और दबा हुआ उथल पुथल। ऐसे आग से मत खेला करो। उसकी आवाज निया के कानों में गूंजी, भारी और हल्की सी कांपती हुई, जैसे किसी वीणा के तार छेड़े गए हों। अभी नहीं। जालिम ने खुद को रोकने की कोशिश की। उसने दोनों हाथों से निया का चेहरा थामा और अपना माथा उसके माथे से लगा दिया। उसकी धीमी और भर्राई हुई आवाज किसी को भी गहराई में खींच सकती थी। मैं वो नहीं। निया का चेहरा लाल हो गया। भले ही उसे ज्यादा समझ ना हो, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि जालिम क्या कह रहा है। वो तो बस उसे चूमना चाहती थी, बस इतना ही। उससे आगे निया समझ ही गई कि उसकी ये छोटी सी शरारत जालिम के लिए एक सजा बन गई थी। बात पूरी करने से पहले ही उसने चुपचाप सिर हिला दिया। अच्छी लड़की। जालिम ने उसके होठों के कोने पर हल्के से चुंबन दिया। ये जिज्ञासु छोटी सी लड़की बस एक पल में उसका काबू छीन सकती थी, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल चीज अपने प्रिय की पहल को रोकना होता है। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक खतरनाक गर्माहट छुपी हुई थी और शायद ये बेखौफ खेल अब यही नहीं रुकेगा, क्योंकि अगली बार कौन किस पर काबू पाएगा, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना।